हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड मतलब जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 करा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो हमें ये बताता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था कि साहब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो क्या है, वो कम्युनिकेट कर रहे हो आप अपने शेयर होल्डर से, पब्लिक एट लार्ज से, उन 7 लोगों से जो आपने फ्रेमवर्क में पढ़ा है कि भाई साहब कंपनी के हालात क्या हैं। ये आपको उनको बताना है। अब उनको बताने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए। वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज है आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, या मैं बोल देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लैंग्वेज है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो ग्रामर है जिसका इस्तेमाल करके आप लैंग्वेज से सेंटेंस बना के शेयर होल्डर को बताते हो। तो वन ऑफ द ग्रामर रूल इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो हमें कहता है कि आपको सेगमेंट इंफॉर्मेशन बता करके चलनी है शेयर होल्डर को कि भाई आपने किस सेगमेंट से कितना पैसा कमा रखा है, ताकि वो डिसीजन ले सके कि भाई ये वाला सेगमेंट ग्रोइंग सेगमेंट है या नहीं है, या कंपनी ने नए सेगमेंट में एंटर करा है उसमें वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रही है, आगे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। सारी की सारी डिपेंडेंस एक ही सेगमेंट पे है जिसपे इंडिया और अमेरिका ने कंपटीशन बढ़ा दिया है, तो उस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आएगा, तो वो अपना एक रैशनल डिसीजन ले सके। तो आपको ये बता करके चलना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में भी आप इंफॉर्मेशन देते थे कि भाई साहब आपका अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा, हमने हर एक शेयर कितना कमाया है, उसके बाद डाइल्यूशन का इंपैक्ट क्या रहेगा। आप ये सब इंफॉर्मेशन बता करके देते थे ना शेयर होल्डर को। क्यों देते थे? ताकि वो एक रैशनल डिसीजन ले सके कि हाँ साहब ऐसे कंपनी की परफॉर्मेंस है, इस तरीके से कंपनी जो है वो काम करेगी, एंड सो ऑन तरीके से काम करके ये अपना रिजल्ट जो है बना करके चलेगी। तो मुझे मेरा पैसा डालना है या नहीं डालना है, मेरे को कंपनी के साथ किस हद तक डील करनी है, मैं उसका एक रैशनल डिसीजन बना सकूं, उसी के लिए हमने ये सब चीजें डिस्क्लोज करी। तो वन ऑफ द अनदर रीजन फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कि आपको डिस्क्लोजर देना है। अब एक सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? तो साहब सेगमेंट का मतलब, सिंपल मीनिंग सेगमेंट का ये है कि सेगमेंट, आप ऐसे समझो कि कंपनी जब एक ऑपरेट करती है, जब कंपनी काम करती है, तो या तो वो अलग अलग गुड्स बेचती है या फिर वो अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करती है। कोई कंपनी अमेरिका में भी काम कर रही है, जर्मनी में भी काम कर रही है, रशिया में भी काम कर रही है, इंडिया में भी काम कर रही है, या फिर कोई कंपनी एफएमसीजी के गुड्स भी बेच रही है, कोई कंपनी एल्यूमिनियम भी बेच रही है, वही सेम कंपनी एल्यूमिनियम भी बेच रही है, वही सेम कंपनी क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी है। तो ये अलग अलग सेगमेंट हो गए। तो किस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट है और किस सेगमेंट का क्या परिणाम है, वो उस कंपनी को बता करके चलना होता है अपने शेयर होल्डर्स को। दिस इज द क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कि हाँ ये सब सेगमेंट्स हैं और आपको बता करके चलने होते हैं। सेगमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट, जियोग्राफिकल और आउटपुट बेस्ड सेगमेंट, वो सब हम जब अभी नोट्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाक से समझ में आएगा। फिर एक बात आती है कि किसको रिपोर्ट करना है, कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं, आपको याद आ रहा होगा। पहला क्राइटेरिया क्या होता है? रेवेन्यू का, दूसरा रिजल्ट का, तीसरा एसेट का। वो सब तीनों, कोई भी सेगमेंट इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर जाए तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो इस चैप्टर को नोट्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। आओ जरा मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग एप्लीकेबिलिटी। A17 अप्लाई टू स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस पे लगता है? स्टैंड अलोन पे भी लगता है और कंसोल पे भी लगता है। अगर सिंगल फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन बोथ स्टैंड अलोन कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होगा? तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अप्लाई होगा ओनली। अगर जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें दोनों चीजें आ रही हैं तो इट शुड बी अप्लाई इन फुल और नॉट सेलेक्टिवली। भाई या तो पूरा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब है आप किस तरीके से चलते हो AS 17 के अंदर। तो सबसे पहले आप स्टेप समझ लो। भाई पहला स्टेप क्या है? आप आइडेंटिफाई करते हो सेगमेंट को कि कौन सा सेगमेंट है, कौन कौन से सेगमेंट्स है कंपनी के जिसके अंदर वो काम कर रही है। वो बिजनेस भी हो सकता है, मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट और सर्विसेज।
और जियोग्राफिकल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? लोकेशन। इसका मतलब क्या है? लोकेशन। फिर आप इन आइडेंटिफाइड सेगमेंट में से क्या ढूंढते हो कि कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे ढूंढते हो? आपके पास तीन क्राइटेरिया होते हैं, रेवेन्यू का, रिजल्ट का और एसेट का। कोई भी सेगमेंट इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है तो आप उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट करार दे देते हो। फिर उसके बाद आप इन रिपोर्टेबल सेगमेंट की क्या बनाते हो? एक सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हो और फिर उसका डिस्क्लोजर देते हो। इन तीन स्टेप में AS 17 खत्म हो जाता है। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट। तो भाई उसमें क्या आते हैं? उसमें आता है बिजनेस और उसमें आता है जियोग्राफिकल। तो आओ जरा, बिजनेस और जियोग्राफिकल का मतलब क्या है? अब बिजनेस सेगमेंट इज डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट होता है ऑफ एन एंटरप्राइज जो इंगेज्ड है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसे अलग किया जा सकता है, जिसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है। भाई अगर कल को आपकी कंपनी FMCG में भी काम कर रही है, आपकी कंपनी CA की क्लासेस भी प्रोवाइड करती है, आपकी कंपनी ऑटोमोबाइल्स भी बेचती है, तो अगर कल को ऑटोमोबाइल्स के लिए कोई लॉ आ गया, क्या उससे CA की क्लासेस पे फर्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। कल को CA की क्लासेस का कोई लॉ आ गया, क्या उससे ऑटोमोबाइल्स पे फर्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि वो तीनों सेगमेंट क्या है? डिस्टिंग्विशेबल है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। ठीक। तो डिस्टिंग्विश कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज जो इंगेज हैं, किसमें इंगेज हैं? प्रोवाइड करने में प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट बोले तो मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल्स बेचना, सर्विसेज बोले तो टीचिंग की सर्विसेज। इंडिविजुअली भी दे सकते हैं और ग्रुप में भी दे सकते हैं। भाई ऐसा हो सकता है आप ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियां भी बेचते हो और उसके स्पेयर पार्ट्स भी बेचते हो, तो वो अलग से गाड़ियों का भी सेगमेंट हो सकता है और इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट मिला के भी एक सेगमेंट हो सकता है। एंड दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिटर्न मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि उसका डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न होना चाहिए। डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या है कि उसके किसी एक की रिस्क से दूसरे के रिटर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल कंपनी में पड़ेगा बट एक दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल सेगमेंट, ये क्या होता है? ये भी एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट होता है एक एंटरप्राइज का जो इंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। जो इंगेज है किसके अंदर? पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? देश। या देश बड़ा वर्ड हो जाएगा, जगह लिख देते हैं, जगह। ऐसा हो सकता है ना कि भाई आप किसी देश के किसी स्टेट के अंदर हो, वहां का इन्वायरमेंट अलग तरीके से आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है और जबकि दूसरी स्टेट का इन्वायरमेंट अलग तरीके से इंपैक्ट करता है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जगह मैटर करती है, देश नहीं, जगह मैटर करती है। ठीक। और लेकिन यहां पे भी देखो क्या पॉइंट लिखा है, दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो कि क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। भाई डिफरेंट का मतलब क्या है? भाई सेम मीनिंग है कि भाई अगर आंध्र प्रदेश में भी आपका सेटअप है, दिल्ली में भी आपका सेटअप है, आंध्र प्रदेश में कोई लॉ में चेंज आ गया जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर चीजों में फायदा या नुकसान होने लगा, उसका इंपैक्ट दिल्ली पे नहीं है क्योंकि उनका अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड है। ठीक है। अच्छा। वो कहता है कि जियोग्राफिकल सेगमेंट किस पे बेस्ड हो सकता है? लोकेशन ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ एसेट्स। आपकी एसेट कहाँ पे पड़ी है, आपका कस्टमर बेस कहाँ पर है, उन सब चीजों पे बेस्ड हो सकता है। सिमिलरली प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू नेचर, प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट और सर्विसेज खाली ये नहीं, मैंने तो आपको बड़ा सिंपल बेसिक एग्जांपल दे दिया। प्रोडक्ट और सर्विसेज टाइप ऑफ प्रोडक्शन के भी ऊपर फर्क डाल सकते हैं कि भाई आप गाड़ियां खुद भी बनाते हो और किसी और कंपनी की भी बेचते हो, तो वो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं ना। आप क्लासेस खुद भी रिकॉर्ड करके बेचते हो और दूसरी टीचर की भी क्लासेस बेचते हो, वो तो दोनों सर्विसेज अलग अलग हो गई। कस्टमर के बेस पे भी हो सकता है, भाई साउथ के अंदर इंग्लिश के अंदर बिकती हैं क्लासेस, दिल्ली मुंबई के आसपास इंग्लिश के अंदर बिकती हैं क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मिक्स बिकती हैं, तो वो कस्टमर के टाइप पे भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आपने पहला चरण समझ लिया कि भाई बिजनेस सेगमेंट क्या होते हैं और जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होते हैं। इसको जरा सेगमेंट रेवेन्यू एक्सपेंस पे बाद में आएंगे। आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट। A business segment or geographical segment should be identified as reportable segment if any of the below condition meet। कोई भी मीट कर जाए तो
पहली क्या है रेवेन्यू की, दूसरी क्या है रिजल्ट की, तीसरी क्या है एसेट की। रेवेन्यू की बोलते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट, मतलब इंटर सेगमेंट टोटल रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल इंटरनल ऑफ ऑल ऑफ द सेगमेंट। वो उस सेगमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है वो 10% से ज्यादा है टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। टोटल रेवेन्यू में इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी आ जाएगा, टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के। सेगमेंट रिजल्ट प्रिंसिपल क्या है कि सेगमेंट रिजल्ट चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट या फिर कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉसेज विच एवर इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या है कि आप टोटल करोगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल सेगमेंट और टोटल ऑफ लॉसेज ऑफ ऑल सेगमेंट। भाई आप प्रॉफिट का भी टोटल करोगे, आप लॉस का भी टोटल करोगे, जो भी अमाउंट ज्यादा आएगा विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म आप उसको सिलेक्ट करके चलोगे। एसेट प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि सेगमेंट के जो एसेट है वो 10% और मोर होने चाहिए टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट के टोटल से, वो 10% से ज्यादा होने चाहिए। इसी पे क्वेश्चन आते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जी, और किसी चीज पे क्वेश्चन भी नहीं आते। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जितने भी आपने सेगमेंट निकाले हैं वो 75% से कम है ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू, इसके अंदर इंटर सेगमेंट शामिल नहीं होता, तो एडिशनल सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, यानी कि ऐड ऑन करने पड़ेंगे, चाहे वो इफ दे डू नॉट मीट द अबव थ्रेशोल्ड अंटिल द 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू इज डिस्क्लोज इन सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सवालों में क्या लगाना है, सबसे पहले ये तीनों प्रिंसिपल लगाकर निकालने हैं कि कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, फिर जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आए उन सबका एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल कंपनी के एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% उससे ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा तो कोई भी सेगमेंट ऐड कर दो, कोई भी जो मन करे वो ऐड कर दो, अदर देन दोस्त जो आपने ऑलरेडी एडिट कर रखे हैं, जो बचे हुए हैं उनको से कोई भी ऐड कर दो, जब तक कि रिपोर्टेबल सेगमेंट जब तक कि 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू आप ना पहुंच जाओ। अच्छा, अगर कोई सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द करंट पीरियड बिकॉज इट सेटिस्फाइड द अबव थ्रेशोल्ड, अबव मतलब रिजल्ट प्रॉफिट और रिजल्ट रेवेन्यू और एसेट वाला, द प्रीसीडिंग पीरियड सेगमेंट डेटा दैट इज प्रेजेंटेड फॉर द कंपैरेटिव पर्पस, आपको उसको रीस्टेट करना पड़ेगा टू रिफ्लेक्ट न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट एज अ सेगमेंट सेपरेट सेगमेंट इवन इफ दैट सेगमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई द अबव थ्रेशोल्ड इन द प्रीसीडिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अगर मान लो आपका एक सेगमेंट है उसमें आप सर्विसेज देते हो कोचिंग की, अब कोचिंग वाली जो सर्विसेज वाला सेगमेंट है वो इस साल आपका सिलेक्ट हो गया एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, लेकिन पिछले साल नहीं था। तब आप जब आप डेटा बनाओगे तो आप बैलेंस शीट बनाते हो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे लिखोगे भाई कोचिंग सर्विसेज उसका रेवेन्यू, क्योंकि ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो यहाँ पे आप जीरो नहीं लिख सकते, आपको प्रीवियस ईयर डेटा में से कोचिंग सर्विसेज का रेवेन्यू बताना होगा कि प्रीवियस ईयर कितना था और इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि कोचिंग सर्विसेज तो पिछले साल रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो करंट ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो वो प्रीवियस ईयर में भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होकर डिस्क्लोज होगा, क्योंकि आपको एज पर शेड्यूल 3 करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ईयर को डिस्क्लोज करके चलना होता है ना, तो इसलिए अब भाई प्रीवियस ईयर जीरो थोड़ा ना कर दोगे, देखने वाले बंदे को लगेगा अच्छा इसी साल प्रॉफिट आया पिछले साल जीरो था, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमने निकाला ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई अगर करंट ईयर में आ गया तो पिछले ईयर का नंबर रीस्टेट करके दोबारा कैलकुलेट करके बताना कि कोचिंग सर्विसेज का कितना रेवेन्यू था या जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं कि अगर कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन पाया बट मैनेजमेंट चाहती है उसे डेजिग्नेट करना एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट तो वो कर सकती है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। भाई वो लोग चाह रहे हैं थोड़ा एडिशनल डिस्क्लोज करना, तो किसी को क्या क्यों रोकना, क्यों बोलना कि नहीं 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 आपको नहीं करने देंगे। बढ़िया चीज ये है ना, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे अब हमारे शेयर होल्डर को तो वे रेलेवेंट डिसीजन ले पाएंगे, पर ज्यादा का मतलब ये नहीं कि हर छोटी इंफॉर्मेशन दे दो। तो सेगमेंट की अगर वो कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हर कंपनी चोर नहीं होती, आप मेरी बात समझो, हर कंपनी चोर नहीं होती,
सब कंपनियां ऐसा ऐसा भी सोचती हैं, मैंने कंपनियों में काम करा है, मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग ना ऐसे भी सोचते हैं कि भाई चाहे टाइम लग जाए लेकिन करेक्ट ट्रीटमेंट करो। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि शॉर्टकट मार के खत्म करो, कौन ही पूछ रहा है। लेकिन कई कंपनियां ऐसे भी काम करती है कि नहीं, ट्रीटमेंट करेक्ट करो, वो करो वही जो होना चाहिए, चाहे एफर्ट्स और एनर्जी लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी इमेज ऐसी बनी रहे कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो इसलिए वो मेहनत करते हैं, वो सही चीज को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो अगर वो चाह रहे हैं कि डिस्क्लोज करें तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना, इसमें आपको क्या दिक्कत है। ठीक, फिर उसके बाद अब आपने आइडेंटिफाई कर लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो अब आप क्या करोगे, आप रिपोर्टिंग करोगे। तो रिपोर्टिंग के लिए वो कैटेगराइज करवाता है कि प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है, सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है। ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन है स्टडीमेट के अंदर जिसके अंदर रिपोर्ट मांगी है, उससे आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बट मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं क्योंकि कल को कोई थ्योरेटिकल या फिर क्वेश्चन आ गया, कोई एमसीक्यू बेस फंस गया, तो आपको पता होना चाहिए। और थोड़ी ज्यादा 5-10 मिनट लगा के 4 बातें जान लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो वो आइडेंटिफाई कराता है कि कौन से सेगमेंट प्राइमरी हैं और कौन से सेगमेंट सेकेंडरी हैं। The reporting format for segment is categorized into primary reporting and secondary reporting. The dominant source and nature of risk and return of the enterprise should govern whether its primary segment will be business or geographical segment. वो कह रहा है कि भाई कौन से सेगमेंट का इंपैक्ट एंटरप्राइज पे ज्यादा पड़ता है वो प्राइमरी होगा, और जिसका कम पड़ता है वो सेकेंडरी होगा। और जब आप प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आपको रिपोर्ट का पता चलेगा कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करके चलना है। प्राइमरी सेगमेंट कब होगा, बिजनेस सेगमेंट, अगर रिस्क एंड रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ एन एंटरप्राइज आर अफेक्टेड predominantly by difference in the product and services it produce, its primary segment should be business segment with secondary is geographical। वो कह रहे हैं कि भाई अगर उसका जो प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से, तो फिर बिजनेस सेगमेंट ही आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी सेगमेंट बन जाएगा, और दूसरा सेगमेंट जियोग्राफिकल सेकेंडरी बन जाएगा। लेकिन अगर रिस्क एंड रिटर्न, इफ द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द एंटरप्राइज आर अफेक्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय द फैक्ट इट ऑपरेटेड डिफरेंट कंट्री एंड अदर जियोग्राफिकल एरिया, इट्स प्राइमरी फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन शुड बी जियोग्राफिकल। मतलब जो जियोग्राफिकल सेगमेंट्स हैं उसमें प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट लगेगा और बिजनेस वाले में सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट लगेगा। मैं फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। स्टैंडर्ड कहता है कि सेगमेंट ढूंढ लिए, रिपोर्टेबल पे पता चल गए, अब रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बनाए। तो उसने 2 रिपोर्टें दे रखी हैं, प्राइमरी रिपोर्ट और सेकेंडरी रिपोर्ट। भाई प्राइमरी रिपोर्ट लगेगी प्राइमरी सेगमेंट पे, सेकेंडरी रिपोर्ट लगेगी सेकेंडरी सेगमेंट पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। अगर मेरे बिजनेस को इंपैक्ट मेरे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब मेरे गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है, तो मेरे बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्टिंग प्राइमरी रिपोर्टिंग के हिसाब से होगी जो फॉर्मेट उसके अंदर दे रखा है, और जियोग्राफिकल की रिपोर्टिंग सेकेंडरी के हिसाब से होगी। लेकिन अगर जहां पर जिस लोकेशन में मैं काम करता हूं वो मुझे ज्यादा इफेक्ट करती है मेरे बिजनेस को, तो मेरी जियोग्राफिकल सेगमेंट जो है उनकी रिपोर्टिंग प्राइमरी के हिसाब से होगी और बिजनेस की रिपोर्टिंग सेकेंडरी के हिसाब से होगी। अगर समझ नहीं आ रहा तो भाई साहब प्राइमरी सेगमेंट आपका बिजनेस हो जाएगा और सेकेंडरी सेगमेंट जियोग्राफिकल हो जाएगा, या फिर आपको मैट्रिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, वो उतना रेलेवेंट नहीं है। बट अगर समझ नहीं आ रहा तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई भी फैक्टर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा वो मान लिया जाएगा। ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, आपको इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद भी नहीं रहने वाला, मैं करवा भी दूंगा तो भी आपको याद नहीं रहने वाला, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक, अब इस रिपोर्टिंग फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं जो है सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एक्सपेंस। उसका मतलब क्या होता है, सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर क्या आएगा, जो रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब जो रेवेन्यू सेगमेंट ने बेचा है, जो रेवेन्यू अलोकेट किया गया है एचओ के द्वारा सेगमेंट को, और जो रेवेन्यू उसने अदर सेगमेंट्स के साथ मतलब इंटर सेगमेंट के साथ करा है वो क्या नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएगी, फिर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम नहीं आएगी, क्योंकि अगर सेगमेंट नॉट फाइनेंशियल नेचर है, तो फाइनेंशियल नेचर है तो फिर उसका यही बिजनेस हो गया, डिविडेंड कमाना और इंटरेस्ट लेना। फाइनेंशियल नेचर मतलब इन्वेस्टमेंट करना, लोगों को लोन देना, मेन बिजनेस सोर्स सेगमेंट का इन्वेस्टमेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोचिंग क्लासेस भी दे रहा हूँ
और साथ में मेरा एक और बिजनेस भी है कि मैं लोगों को ब्याज पे पैसा देता हूं, तो उस सेगमेंट का इनकम सोर्स क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम। मेरा एक और सेगमेंट भी है कि मैं इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो उस सेगमेंट का सोर्स क्या होगा? डिविडेंड इनकम। तब तो आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं बगल में शर्टें भी बना बना के बेचता हूं, तो उसका सोर्स इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम नहीं है, तो उसके लिए सोर्स क्या होगा? शर्टें बेचना, तो वहां पर वो नहीं आएगा। सिमिलरली गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट, ये भी वहां पे नहीं आएगा अनलेस वो फाइनेंशियल नेचर का हो। सेगमेंट एक्सपेंस में भी वही है, एट्रीब्यूटेड, एलोकेटेड और ट्रांजैक्शन विद अदर, और ये वाले डू डज नॉट इंक्लूड के अंदर भी रही है। रिजल्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एसेट का मतलब क्या है? एसेट के अंदर क्या इंक्लूड होगा? एसेट के अंदर ऑपरेटिंग एसेट जो है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और अलोकेटेड एसेट। इनकम टैक्स एसेट और हेड ऑफिस एसेट जो है वो एसेट वो इंक्लूड नहीं होती। जैसे डेफर्ड टैक्स किसी सेगमेंट का नहीं होता, डेफर्ड टैक्स एचओ का होता है। ठीक। फिर लाइबिलिटी में भी यही है, ऑपरेटिंग लाइबिलिटी, एलोकेटेड लाइबिलिटी और एसोसिएटेड लाइबिलिटी, जिसका आपने सेगमेंट एक्सपेंस दे रखा है। यदि आपने मेरी शर्ट वाले बिजनेस में खर्चा ले रखा है रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड जो क्रेडिटर हैं वो किसके होंगे? शर्ट वाले डिवीजन के ही होंगे, तो उसके साथ एसोसिएटेड लाइबिलिटी भी जुड़ जाती है। इनकम टैक्स और बोरिंग और अदर्स नहीं जुड़ते, क्योंकि बोरिंग एचओ लेता है, सेगमेंट नहीं लेता। शर्ट की डिवीजन बोरिंग नहीं लेती, बोरिंग एचओ लेता है। और फिर वो पैसा एचओ कहाँ लगाना चाहे, शर्ट में लगाना चाहे, कोचिंग में लगाना चाहे, वो एचओ डिपेंड करता है, डिसाइड करता है। जैसे कि मैं एचओ हो गया। ठीक। तो दिस इज द वे जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 चलता है। अब इसके अंदर ना कोई नोट्स एग्जांपल लिखवाने की वाला दिक्कत वो नहीं है, हम सीधा सवालों पे पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करके समझेंगे कि भाई हमें किस तरीके से काम करना है। तो आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन। सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड gives the following data regarding 6 segments. The chief accountant is of the opinion that segment M and N alone should be reported. Is he justified in his view? So determination of reportable segment. Segment MNOPQR. Segment revenue 300, 620, 80, 60, 80, 60. प्रॉफिट और लॉस 50, 190, 10, 10, -10, और 30। एसेट 40, 80, 30, 40, 80, 30, 20, 20, 10। रेवेन्यू का टोटल है 1200। अब इसका टोटल ऐसे लगाओगे, बताओ प्रॉफिट्स का टोटल कितना है? प्रॉफिट्स का टोटल है सर 50, 10, 10 और 30, 100। और लॉसेस का टोटल कितना है? 200। हायर क्या है? हायर हो गया सर लॉस 200। तो ये हो गई आपके लिए लिमिट।
और इसका टोटल कितना आ रहा है एसेट का 200। लिमिट क्या है, लिमिट है 10% की, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 120, ये आ गया 20 और ये भी आ गया 20, 120 20 और 20। ठीक, रिपोर्टेबल सेगमेंट या एम रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो भाई साहब और रीजन, तो भाई साहब 120 का रेवेन्यू की लिमिट है तो 300, तो ये पूरा हो गया यस। क्या 50 वाली लिमिट पूरी कर रहा है, हाँ जी। देखो ऐसे देख रहा हूं मैं, 120 होना चाहिए, इसका 300 है, तो रेवेन्यू वाला पूरा कर दिया, रेवेन्यू टिक। उसके बाद एक 20 का वो होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस, उसका 50 है, तो रिजल्ट वाला टिक हो गया। फिर उसके बाद 20 का होना चाहिए एसेट, उसका 40 है, तो एसेट वाला भी टिक हो गया, तो ये रिपोर्टेबल है। क्या सर तीनों होने जरूरी हैं तभी रिपोर्टेबल होगा, नहीं, तीनों में से कोई भी एक हो गया तो रिपोर्टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद 620 को कितना होना चाहिए 120, तो रेवेन्यू वाला इसका टिक हो गया। फिर उसके बाद 20 होना चाहिए और 190 है, तो रिजल्ट वाला टिक हो गया। सर लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 होना चाहिए और 80 है, तो एसेट भी टिक हो गया। फिर उसके बाद 120 होना चाहिए और 80 है, तो रेवेन्यू नहीं हुआ। और 20 होना चाहिए 10 है, तो फिर प्रॉफिट भी नहीं हुआ। और 20 होना चाहिए और 30 है एसेट के केस में, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एसेट हुआ है। और पी के केस में बात करते हैं, 120 होना चाहिए 60 है, तो भाई साहब नहीं हुआ, कोई रेवेन्यू वाला नहीं हुआ, ऐसे रेवेन्यू वाला नहीं हुआ। 20 होना चाहिए 10 है, ये नहीं हुआ। 20 होना चाहिए 20 है, तो एसेट वाला टिक हो गया। 120 होना चाहिए 80 है, नहीं हुआ। 20 होना चाहिए 10 है, नहीं हुआ। 20 होना चाहिए 20 है, तो एसेट वाला टिक हो गया। 120 होना चाहिए 60 है, नहीं हुआ। 20 होना चाहिए 30 है, ये हो गया। 20 होना चाहिए 10 है, नहीं हुआ, तो ये रिजल्ट वाला हुआ है, और कोई नहीं हुआ। तो क्या रिपोर्टेबल है, हाँ जी। सब में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, इसके अंदर तीनों ही आ गए, इसके अंदर एसेट आ गया, इसके अंदर एसेट आ गया, इसके अंदर एसेट आ गया, इसके अंदर रिजल्ट आ गया, तो ऑल ऑफ द सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। फिर 75% वाला भी चेक लगाओ, हालांकि जरूरी नहीं है क्योंकि सारे सेगमेंट ही आ गए। तो भाई टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट आपका 1200 आ गया, इसका 75% कितना है, ये जरूरी नहीं है, मैं बस मजे ले रहा हूँ, 900। और आप रिपोर्ट कितना कर रहे हो 1200, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपका जो चेक है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Nathan Limited has three segment P, Q और R. एसेट ऑफ द कंपनी आर 15 करोड़। सेगमेंट P के पास 4, Q के पास 6, R के पास 5। डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ ईच सेगमेंट आर 1.9 और 0.8। अकाउंटेड कंटेंट है 3 सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो मुझे जरा बताओ, डेफर्ड टैक्स एसेट इनकम टैक्स एसेट है, तो ये इंक्लूड नहीं होंगी, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 2 P, Q, R। सेगमेंट एसेट कितनी है, 465 माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट, वो कितनी है 1.9 और 0.8। 3 6 माइनस 0.9 5.1, 5 माइनस 0.8 4.2। बताओ जी टोटल कितना आ गया, प्लस 5.1 प्लस 3, टोटल आ गया 12.3। तो लिमिट क्या निकल कर आएगी,
लिमिट होती है 10%, तो 1.23, 1.23 होना चाहिए और 3 है, तो भाई क्राइटेरिया फुलफिल। 1.23 होना चाहिए, 5.1 है, दिक्कत नहीं। 1.23 होना चाहिए, 4.2 है, दिक्कत नहीं। ऑल ऑफ द सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ऑल ऑफ द सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ has 5 business segment. Profit and loss of each segment for the year ended 31 March have been provided below. आपको आइडेंटिफाई करने फॉलोइंग विद द रिपोर्टेबल सेगमेंट और नोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट। का मतलब क्या हो गया, वो रिजल्ट वाले टेस्ट की बात कर रहा है। मैं जरा कुर्सी पे बैठ जाऊं, खड़े खड़े थक ना जाऊं। कुर्सी भी ऐसी पहाड़ जैसी है भाई, बैठने में दिक्कत हो जाए इंसान को। चलो, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम जो कि है पेज ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 3, determination of reportable segment, determination of reportable segment, A B C D E। रिजल्ट 225 और 25, 175, 20 और 105। बताओ जी, प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है 250 का। और लॉस कितना है? सर लॉस है 175 प्लस 20 प्लस 105, 300 का। हायर बताओ। सर 300, तो लिमिट क्या हो गई? सर 30, क्योंकि 10% देना होता है ना। तो 300 इंटू 10% इज इक्वल टू 30। बताओ जी, रिपोर्टेबल और नोट? तो 30 होना चाहिए, यस रिपोर्टेबल, नो, यस, नो और यस। तो कौन कौन से आपके रिपोर्टेबल हैं? आपके रिपोर्टेबल हैं सेगमेंट ए, सेगमेंट सी और सेगमेंट ई। बी और डी आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है। टेन टेन टेन, ए सी ई आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, बी और डी रिपोर्टेबल नहीं है। अब उसने इंफॉर्मेशन ही एक दी थी तो और कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज वो तीनों इंफॉर्मेशन देता तो फिर और बढ़िया हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी हैज 5 सेगमेंट नेमली ए बी सी डी ई। प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, determination of reportable segment, A B C D E। प्रॉफिट और लॉस 780 और 1500,
2300, 4500 और 6000। टोटल प्रॉफिट 780 प्लस 1500 प्लस 6000, तो 8280। टोटल लॉस 2300 और 4500, 6800। तो हायर क्या हुआ? 8280। और लिमिट क्या हुई फिर? 10%, 828। रिपोर्टेबल नो, 780, 828 से कम होता है। यस, यस, यस और यस। तो ए को छोड़ के बी सी डी ई सारे रिपोर्टेबल है। कहाँ गया आंसर? हाँ, ए नहीं है, बाकी सब रिपोर्टेबल है। टडा। हेवी गुड्स लिमिटेड के पास 6 सेगमेंट है, एल से क्यू। आपको टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस और असेट दे रखा है। आपको बताना है डिटरमाइन हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट इट हैज। क्वेश्चन नंबर 5। determination of reportable segment। determination of report LMN OPQ segment LMN OPQ sales 4200, 35, 1000। मैं यहाँ पे टोटल सेल लिख दूँ तो चलेगा क्या? $4200 प्लस 12300, 16500। 3500 प्लस 7750, 11000। 1000 और 35, 4500, 5250। 5500 और 500, 6000। 1200 प्लस 1050, 2250। प्लस 6000 प्लस 5250 प्लस 4500 प्लस 11250 प्लस 16500, 45750। रिजल्ट 3500 माइनस 1500 माइनस 750, 900, 600। एसेट 37,500, 23,250, 15,750, 10,500, 10,500, 5250। ये आ गई टोटल एसेट 102750। 3550।
लिमिट्स, रेवेन्यू 45,750 का 10%, 4,575, रिजल्ट 3,750 का 10%, 375। ये है गलत, ये नहीं करना। फिर क्या करना है सर, रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट का टोटल, लॉस का टोटल, 3,000 प्लस 1,500 प्लस 900 प्लस 600, 6,000। लॉस का टोटल 1,500 प्लस 750, 2,250। हायर हो गया 6,000, लिमिट हो गई 600 की। एसेट्स 102 750, 10275। आओ जी, रेवेन्यू तो ये रेवेन्यू को भी फुलफिल करता है। रेवेन्यू की लिमिट है 4,575, 4,575 चाहिए, 16,500 है, कोई दिक्कत नहीं है। 11,250 है, 4,575 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4,575 चाहिए लेकिन वो 75 से रह गया, तो नहीं जी, रेवेन्यू को फुलफिल नहीं करता। 5,250, 4,575, हाँ जी, रेवेन्यू है। 4,575 चाहिए, 6,000 है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। 4,575 चाहिए, 2,250 है, ओ ये रह गया। रिजल्ट 600, 600 चाहिए, 3,000 है, तो हाँ जी, रिजल्ट को फुलफिल करता है। 600 चाहिए, 1,500 है, रिजल्ट को फुलफिल करता है, और 1,500 है, रिजल्ट को फुलफिल करता है। 600 चाहिए, 750 है, तो रिजल्ट को फुलफिल करता है। और 900 है, तो 600 चाहिए, रिजल्ट को फुलफिल करता है। और 600 ही चाहिए, 600 ही है, तो ये भी रिजल्ट को फुलफिल करता है। फिर एसेट में 10275, 10,275, एसेट इधर भी है, एसेट इधर भी है, एसेट इधर भी है। 10,275 चाहिए, 10,500 है, तो यहाँ नहीं है, 10,500 नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। रिपोर्टेबल, यस, 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 यस। अगर तीनों में काटा आ जाता तो मैं नो लिख देता। भाई एक में भी काटा, मतलब किसी एक में अगर काटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रिपोर्टेबल है। तीनों में काटा अगर आ जाता तो फिर मैं कह देता कि ये रिपोर्टेबल नहीं है। अब सारे रिपोर्टेबल है तो फिर 75% किसका ही चेक करोगे, वो आएगा ही उतना। आगे बढ़ते हैं। ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6. The senior accountant of AMF Limited gives the following data: PQRST, asset, revenue, or result. The senior accountant is of the opinion that segment P alone should be reported. Is he justified in his view? Examine his opinion in the light of provision of AS 17. Question number 6. Question number 6. Determination of reportable segment PQRST. Revenue 620, 80, 60, 80, 60। टोटल 900। रिजल्ट 190,
10 10 -10 और 30, ₹150। एसेट 80 30 20 20 10, 160। लिमिट रेवेन्यू 900 का 10%, 90। रिजल्ट प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स हैं 10 20 और 50। लॉसेस कितने हैं? 200। हायर 200, 10%, 20। एसेट 16। रेवेन्यू 90 चाहिए, रीजन रेवेन्यू 90 चाहिए, 620 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेवेन्यू 90 चाहिए, 80 है तो दिक्कत है। 90 चाहिए, 60 है, दिक्कत है। 90 चाहिए, 80 है, दिक्कत है। 90 चाहिए, 60 है, दिक्कत है। रिजल्ट रिजल्ट 20 चाहिए, 190 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 10 चाहिए और 20 चाहिए, 10 है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट में हो गया काम। फिर एसेट 16 चाहिए, 80 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 चाहिए, 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 चाहिए, 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 चाहिए, 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 चाहिए, 10 है तो दिक्कत है। रिपोर्टेबल तो भाई तीनों में ही आ रहा है यस, एक में 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 आ रहा है यस, तो सारे ही रिपोर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बट बिफोर दैट आई विल हैव वाटर। माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूस बैटरी फॉर स्कूटर, कार, ट्रक और स्पेशलाइज्ड बैटरी फॉर इन्वर्टर और यूपीएस। हाउ मेनी सेगमेंट शुड इट हैव एंड व्हाई? मुझे जरा एक बात बताओ, क्या स्कूटर की बैटरी, कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, इनके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग होंगे और इन्वर्टर और यूपीएस की बैटरी के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग नहीं होंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ सर, ऐसा लगता तो है। ऑब्वियसली तो उनके पास दो बिजनेस सेगमेंट हो गए, ऑटोमोबाइल बैटरियां और बैटरी फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास सेगमेंट है स्कूटर की बैटरियां, गाड़ी की बैटरियां, ट्रक की बैटरियां, यूपीएस की बैटरियां, नहीं ऐसे नहीं। भैया आप टुगेदर भी तो देखोगे ना, मैंने आपको वर्ड एक टुगेदर भी बताया था, तो ये टुगेदर को फुलफिल कर रहा है कि भाई ये सब भी बैटरियों के रिस्क एंड रिवॉर्ड। भाई अगर एक बात बताओ, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के अंदर चेंज आ जाए, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू बैटरीज, तो वो तीनों को ही इंपैक्ट करेगा ना। अब हाँ, ऐसा हो सकता है कि टू व्हीलर के लिए अलग चेंज आया, फोर व्हीलर के लिए अलग चेंज आया, हैवी के लिए अलग चेंज आया, बट इनके रिस्क एंड रिवॉर्ड मोटे मोटे एक दूसरे के साथ अलाइंड है। बट हाँ, इनके रिस्क एंड रिवॉर्ड यूपीएस से अलाइंड नहीं है, तो देयरफॉर दे हैव टू सेपरेट बिजनेस सेगमेंट। Company A engage in manufacture and sale of product which constitute two distinct business segments. The product of the company are sold in domestic market only. The management information system of the company is organized to reflect operating information by two broad market segment, rural and urban. Beside the two business segment, how should company identify geographical segment? जो geographical segment exist within the same country? यहाँ मैंने आपको जगह लिखाई थी, देश नहीं लिखवाया था। तो देखो,
ES17 explained that a single geographical segment does not include operation in economic environment which significantly differ risk and reward. A geograph may be a single country, a group of two or more country, or region within a country. तो वो हो सकता है. Accordingly, to identify geographical segment, company need to evaluate whether the segment reflected in the management information system function in environment that are subject to significantly different risk and return irrespective of fact they are within the same country. क्या उनके risk and return different है urban और rural के? The standard recognize that determining the composition of business and geographical segment involve a certain amount of judgment. Accordingly, while the management information system of the company provides segment information of rural and urban geographical segment, for the purpose of internal reporting, judgment is required to determine whether these segments are subject to significant different risk and return based on the definition of geographical segment. वो कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, ये देखो कि अर्बन और रूरल के बीच में सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड का चेंज है या नहीं. अगर दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड एक जैसे ही हैं तो फिर एक ही ज्योग्राफी है, अगर अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग ज्योग्राफी है. इन मेकिंग सच जजमेंट एस्पेक्ट लाइक प्राइसिंग और अदर पॉलिसीज आपको देखना है. कंपनी इन मेकिंग जजमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग ज्योग्राफिकल सेगमेंट should also consider relevance, reliability, comparability over time of segment information. The standard explained that in making that judgment, enterprise management take into account objective of reporting financial information by segment as set forth in standard and the quality characteristic of financial statement. वो कह रहे हैं अदर फैक्टर्स जो है आप देख करके चलोगे. Inter segment policy. A company has inter segment transfer policy of charging at cost less 10%. The market price is generally 25% above cost. Is the policy adopted by the company correct? तो पॉलिसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. स्टैंडर्ड पॉलिसी की बात नहीं करता कि जो इंटर सेगमेंट पॉलिसी होगी वो क्या कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए. बस वही कहता है भाई जो भी है डिस्क्लोज कर देना, जो भी है डिस्क्लोज कर देना. So AS17 segment reporting required that inter-segment transfer should be measured on the basis that enterprise actually used to price this transfer. The basis of pricing inter-segment and any change therein should be disclosed in financial statement. Hence, enterprise can have its own policy for pricing inter-segment transfer, and hence inter-segment transfer may be based on cost, below cost or market price. लेकिन whichever the policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently. तो जो कुछ भी फॉलो करो भाई साहब वो बता के फॉलो करो और कंसिस्टेंटली फॉलो करो. फिर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये है बढ़िया सवाल. प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट. प्रिपेयर अ सेगमेंट रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इफ डाइवर्सिफायर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल. एक भाई उनका सेगमेंट है फोरगोइंग शॉप डिवीजन, उसकी आपको सेल्स दे रखी है, उसने बार डिवीजन को सेल करी है, यानी कि ये इंटर सेगमेंट हो गई. अदर डोमेस्टिक सेल करी है और एक्सपोर्ट सेल करी है. फिर एक दे रखी है बार डिवीजन, बार डिवीजन ने सेल्स करी है फिटिंग डिवीजन को, तो यानी कि ये भी क्या हो गई, ये भी सर इंटर सेगमेंट हो गई. फिर उसने एक्सपोर्ट करी है सेल टू रवांडा. फिर एक है फिटिंग डिवीजन और उसने एक्सपोर्ट सेल करी है मालदीव्स को. फिर उनके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स दे रखे हैं. फिर हेड ऑफिस कॉस्ट जो रीएलोकेटेड है वो दे रखी है. तो हेड ऑफिस कॉस्ट को आप कहाँ लिखोगे, हेड ऑफिस के अंदर. इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखी है, फिक्स एसेट्स, नेट करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और आपको बोला है कि सेगमेंट रिपोर्ट बना करके दिखाओ. चलो जी, इधर आ जाएगी, हाँ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 17. सेगमेंट रिपोर्ट ऑफ डैश लिमिटेड. तो भाई फोरगोइंग शॉप डिवीजन, ब्राइट बार डिवीजन, फिटिंग डिवीजन, इंटर सेगमेंट और टोटल. सबसे पहले फोरगोइंग शॉप. एक्सपोर्ट करा था भाई ने, हाँ जी, 6135 का. फिर उसके बाद डोमेस्टिक
इंटर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट कहाँ करा है जी? 4575, लेकिन ये कट भी जाएगा क्योंकि टोटल टोटल रेवेन्यू में थोड़ा ना आएगा। फिर अदर डोमेस्टिक 90, फिर बार डिवीजन इसने इंटर करा है 45, तो इसका टोटल ही एक बार में लिख देंगे। एक्सपोर्ट सेल टू रवांडा 300, अदर डोमेस्टिक नहीं करा। फिर एक्सपोर्ट सेल टू मालदीव्स, इंटर सेगमेंट में आ जाएगा 4575 प्लस 45, 4620, 6135 प्लस 300 प्लस 270, 6705 90 और डैश। टोटल रेवेन्यू 6705 प्लस 90, 6795, 6795। एक्सपेंस में आ जाते हैं। अब उन्होंने सीधा रिजल्ट ही दे दिया आपको। रिजल्ट क्या क्या है? 240, 30 और 12। तो 258। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट 16, भाई ये सेगमेंट वाइज तो आएगी नहीं, माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट 16। फिर बस, और कोई खर्चा नहीं है क्या? हाँ, हेड ऑफिस कॉस्ट भी तो आएगी, माइनस एचओ कॉस्ट, इनका टोटल 72 प्लस 36 प्लस 36, 144। इसको आप सेगमेंट में नहीं बांटते ना, तो 258 माइनस 16, तो 98 आपका आ गया प्रॉफिट। ठीक है। एसेट्स, एसेट में आएंगी फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में 360 और 180, फाइव फोर्टी। और एचओ, एचओ की आएंगी 75, 615। फिर क्या है? नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या क्या आएगा? 180, 60 और 135। 375। एचओ में क्या क्या आएगा? 72, 447। फिर लाइबिलिटीज 30, 15 और 180, 225। और एचओ में क्या आएगा? 57, 282। टोटल लाइबिलिटी 10,
1062। तो ये जियोग्राफिकल वाला भी तो करना पड़ेगा क्योंकि उसने वो भी करी हुई था मालदीव्स वगैरह को। सेगमेंट रिपोर्ट जियोग्राफिकल। बताओ बताओ जी, कहाँ कहाँ माल बेच रखा है। अभी एक्सपोर्ट सेल्स है, अदर्स में डाल देंगे। एक रवांडा है, एक मालदीव्स है। रवांडा, मालदीव्स की स्पेलिंग क्या होती है भाई? मालदीव्स, अदर और डोमेस्टिक। टोटल अदर डोमेस्टिक 90, अदर एक्सपोर्ट, अदर एक्सपोर्ट 6135, मालदीव्स 270, रवांडा 300। ये तो अलग उसमें। राइट बार और फिटिंग, अदर 90 और एक्सपोर्ट में आएगा 6135। और इधर आ जाएगा ब्राइट बार में सेल टू फिटिंग छोड़ दो 300 बस। और इधर आएगा खाली 270। 6135 प्लस 90, 6225 प्लस 300 प्लस 270, 6795। दिस शुड बी टैलिड विथ दिस। ये भाई जो ऊपर आपको सेल्स बताई हैं वो किस किस रीजन में किस हिसाब से हुई हैं वो भी हमने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट सेगमेंट रिजल्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, फिर एंटरप्राइज एलोकेटेड, फिर उस हिसाब से आपको खर्चे भी दे रखे हैं। आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट एबीसी। रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 5, 3 और 1, अलोकेटेड 1,10,000, 4 दो डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5, 50,000, डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 40,000, 20,000,
इंटर सेगमेंट, ट्रांजेक्शन विद बी और सी 1,10,000, 75,000 और 1.5 लाख। 75,000 और 1.5 लाख प्लस 1,10,000, 3,35,000। 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,10,000, तो 6,60,000। ₹13,45,000 माइनस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 3, 1.5 और 75। अलोकेशन 77,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 5, 35 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 28 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 14। और उसमें क्या दिए हैं, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर विद अदर, ये भी माइनस होगा भाई, 75 और 60। इंटर सेगमेंट 81, 58 और 30 और 82, 1,12,000। $6,60,000 माइनस 3 लाख माइनस 35,000 माइनस 81,000, तो 2,44,000। 4,15,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 28,000 माइनस 58,000, 1,79,000। 270 माइनस 75 माइनस 14 माइनस 1,12,000, 69,000। अब मैंने थोड़ा सा स्पेस नहीं रखा, अदरवाइज आप इंटर कंपनी एडजस्टमेंट का कॉलम बना के ये यहाँ पे लिख के वो वहां से माइनस भी कर सकते थे। थोड़ा कोशिश करें कि बन जाए अगर स्पेस तो। चलो हो गया। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट, तो इंटर कंपनी कितना है, 3,35,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा नील, और टोटल फिर अलग आएगा 10,10,000। फिर 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 75,000, 5, 25, 35,000 प्लस 28,000 प्लस 14,000, 77,000, 81,000 प्लस 58,000 प्लस 1,12,000, तो 2,00,000
51,000। $5,25,000 प्लस 77,000, 6,02,000। अच्छा ये माइनस होकर लिखा हुआ है। 10,10,000 माइनस 5,25,000 माइनस 77,000, तो 4,08,000। सेगमेंट रिजल्ट इनका 52 क्यों आ रहा है भाई? कुछ टोटल मिस्टेक तो नहीं कर दी? 6, 60, 4, 15, 270, 3, 35, 75, 6। टोटल मिस्टेक कर दिया मैंने। अच्छा वो इन्होंने इंटर कंपनी माइनस नहीं कर रखा होगा इस टोटल कॉलम में। हाँ इन्होंने माइनस नहीं कर रखा, पर ठीक है क्योंकि हम इंटर कंपनी दिखाते हैं तो वो मैंने माइनस करके दिखा दिया। तो हमारा इंडिविजुअली तो मैच हो रहा है ना, 244, 179 और 69। तो देखो जब आप इंडिविजुअल सेगमेंट की बात करते हो तो मैंने आपको यहाँ पे दिखवाया भी था भाई, इनकम में क्या क्या आएगा। इनकम में जो उसने रेवेन्यू डायरेक्ट कमाया, अलोकेटेड और इंटर सेगमेंट। तो देखो जी, रेवेन्यू जो डायरेक्ट कमाया, जो अलोकेटेड था और इंटर सेगमेंट। खर्चे के अंदर क्या क्या आएगा, एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ सेगमेंट, मतलब डायरेक्ट वाला हो गया जो अलोकेट करा है, और इंटर सेगमेंट ऑपरेटिंग वाला जो अलोकेट करा है, और इंटर सेगमेंट, तो वो सब आएगा। लेकिन जब आप टोटल कॉलम की बात करते हो, उन्होंने ना वैसे तीनों कॉलम का टोटल कर रखा है, अगर आप टोटल कॉलम की बात करते हो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर, तो फिर इंटर कंपनी ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा। आपने एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को बेचा तो कंपनी की सेल थोड़ा ना हो गई। ठीक, तो आपका ये वाला सवाल भी होता है। ये स्कूटर बैटरी वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, उसके बाद तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो भाई इतने ही सवाल थे इस सब कुछ इस चैप्टर के अंदर, और कुछ था ही नहीं। तो अगली चैप्टर जो हम होपफुली करेंगे AS 18 करेंगे, वो भी ऐसा ही चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसको भी नोट से पढ़ के क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाऊंगा नोट से कि कब रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी की कौन सी वो बोट है जो आपको आगे लेके जाएगी एंड ऑल। फिर उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे, उसमें तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते इतने। ठीक, तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में AS 18 के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही छोटा सा चैप्टर था। तो गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।